अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स 1976। बेसिकली लॉ एक्ट के हवाले से जो सिलेबस रिवाइज किया गया है उसके अंदर पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स 1976 का चैप्टर 12 जो है उसको ऐड किया गया है। उसके साथ ही जो एक्ट है पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट 1973 का वो भी साथ शामिल है। उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तान बार काउंसिल की सीट्स हैं या फिर जो प्रोविंशियल्स हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी सीट, उनके इलेक्शंस वगैरह, इसके बारे में भी वो आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा ये सिलेबस जो है वो एलएलबी के जो कोर्स कोड है उसके अंदर भी शामिल है। तो चैप्टर 12 जो है वो है बेसिकली कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स ऑफ एडवोकेट। इसके अंदर चार पार्ट्स हैं। सबसे पहले है कंडक्ट विद रिगार्ड टू अदर एडवोकेट, यानी कि एक एडवोकेट का जो कंडक्ट है उसका बिहेवियर है डिफरेंट क्लास के साथ वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले वो बात करता है कंडक्ट विद रिगार्ड टू अदर एडवोकेट, यानी कि दूसरे जो एडवोकेट्स हैं उनके साथ उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। सेक्शन 134 से लेके 144 तक जो एडवोकेट का कंडक्ट है दूसरे एडवोकेट के साथ उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद है सेकंड कंडक्ट विद रिगार्ड टू क्लाइंट, क्लाइंट के हवाले से उसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए। ये सेक्शन 145 से लेके 158 तक इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद है ड्यूटी टू कोर्ट, यानी कि कोर्ट के हवाले से उसका कंडक्ट या उसकी ड्यूटीज़ वगैरह क्या होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 159 से लेके 167 तक। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है इसका, उसके अंदर है कंडक्ट विद रिगार्ड टू पब्लिक जनरली, यानी कि जो आम पब्लिक है, सोसाइटी है, उसके साथ उसका बिहेवियर कंडक्ट कैसा होना चाहिए। ये स्टार्ट हो रहा है 168 से लेके 175 बी तक। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कंडक्ट विद रिगार्ड टू अदर एडवोकेट। सेक्शन 134 के अंदर वो कहते हैं कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट टू अपहोल्ड ऑल टाइम द डिग्निटी, यानी कि वो कहता है कि एक एडवोकेट की ड्यूटी है कि वो दूसरे एडवोकेट की, अपने प्रोफेशन की और ख़ुद की इज्जत और तकरीम को बहाल रखे, यानी कि प्रोफेशनलिज्म के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद है सेक्शन 135, एन एडवोकेट शैल नॉट सोलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो कहता है कि एक एडवोकेट खुद केस लेके उसको आगे सेल कर दे या किसी दूसरे बंदे को हायर कर ले कि इस केस को जो है कंटेस्ट करो, या जो है किसी किस्म की पार्टनरशिप वाला काम कर रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप काम आपस में डिवाइड कर रहे हो, दो लोग मिलके, दो एडवोकेट्स मिलके एक केस को डील कर रहे हैं, या सीनियर जूनियर का जो है आपस का वो है एक रिलेशन है, उसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। अदरवाइज इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जैसे नॉर्मली कोर्ट्स में चलता है कि एक एडवोकेट है अभी प्रॉपरली काम नहीं कर सकता तो वो आगे किसी दूसरे को सेल कर देता है, या लोअर कोर्ट्स के जो एडवोकेट हैं सीनियर को आगे हाई कोर्ट में केस को सेल कर देना, इस तरह का काम नहीं हो सकता। उसके बाद है 136, कहता है कि एक एडवोकेट जो है ना उसको किसी दूसरे बंदे को जो है ना वो नहीं करना चाहिए, एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए, यानी कि 135 की तरह ही है इसी के अंदर भी, कि किसी दूसरे को इस अपने केस कंटेस्ट करने के लिए एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए, मुलाजमत पे नहीं रखना चाहिए। ना ही किसी किस्म का जो है ना परसेंटेज आपस में डिसाइड करनी चाहिए कि इतने परसेंट मैं ले रहा हूँ, आप आगे केस जो है वो जाके प्लीड करो तो इतने परसेंट जो है आप इसमें ले सकते हैं। इस तरह का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद है 137, कहता है कि जो एडवोकेट है उसको किसी दूसरी पार्टी, जो किसी दूसरे वकील की उसके अपोजिट, या वैसे ही किसी एडवोकेट की जो पार्टी है, जो क्लाइंट है उसका, उसके साथ किसी किस्म की काज ऑफ एक्शन के बारे में बात करना, या मैटर इन कंट्रोवर्सी है जो, उसके बारे में अपने व्यूज़ वगैरह उसे नहीं देने चाहिए। उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी में उसकी मर्जी के बगैर नहीं दिए जा सकते। उसके बाद है 138, इसके अंदर वो कहता है कि एक एडवोकेट जो है उसे चाहिए कि जो उसका मुखालिफ वकील है उसकी गैर मौजूदगी में जाके किसी किस्म का बयान, कोई एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस ना करे, जिसने एक प्रॉपर जो है कोर्ट में इतला दी थी कि मैं फलां डेट को नहीं आ सकता या आज मैं गैर हाजिर हूँ, तो बाद में जाके उसकी गैर मौजूदगी में किसी किस्म का ट्रायल कंडक्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद है 139, इसमें वो कहता है कि एक अगर क्लाइंट एक पिछले वकील को छोड़ के दूसरे वकील के पास आता है तो सेकंड वाले को चाहिए कि इस चीज़ की तस्दीक कर ले कि उसने पहले वाले वकील की प्रॉपर फीस जो थी वो पे कर दी है या नहीं की,
या अगर क्लाइंट एक से ज़्यादा वकील वगैरह रखना चाहता है तो आपस में वो एक दूसरे की जो फ़ी वगैरह है उसकी यकीन दहानी कर लें कि वो प्रॉपरली पे कर चुका है या नहीं। उसके बाद है 140, कहता है कि जो क्लाइंट्स हैं उनका आपस में कंट्रोवर्सी होती है, एडवोकेट्स की नहीं। यानी कि जब दो एडवोकेट आपस में एक केस को कंटेस्ट कर रहे हैं, एक केस को ट्रायल कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि आपस में किसी किस्म का जो है वो ज़ाती इश्यूज क्रिएट ना करें, बल्कि सिर्फ अपने क्लाइंट्स का जो मैटर है उसी को ही प्लीड करें। उसके बाद है इसमें 141, कहता है किसी किस्म की डिवीजन ऑफ फीस की वो बात नहीं होनी चाहिए। यानी कि डिवीजन ऑफ फीस इस बिहाफ पे हो सकती है। 141 के अंदर वो कह रहा है कि यानी कि दो वकील तीन वकील आपस में मिल के एक ही क्लाइंट को जो है ना उसका केस लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे वो आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि इतना काम मैंने करना है, इतना काम जो है आपने करना है, मिल के जो है ना वो इस केस को लेके चलेंगे, तब वो हो सकता है। अदरवाइज ऐसे नहीं कि एक बंदा आगे से 4-5 वकीलों को असाइन कर दे, ये काम आपने करना है, मैं आपको इतने % दे दूंगा, आपने ये काम करना है, आप इतनी फीस ले लीजिएगा। इस तरह की डिवीजन ऑफ फीस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है 142, इसके अंदर बेसिकली है कि वो प्रेसिडेंस की बात करता है। यानी कि वो कहता है जिस डेट को कोई एडवोकेट इनरोल हुआ है, उससे लाइसेंस इशू हुआ है, तो उससे एक दिन भी पहले जो बंदा इनरोल हुआ था, जिससे लाइसेंस इशू हुआ था, वो उसका सीनियर है, उसे उसकी इज्जत का, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी प्रेसिडेंस का, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। यानी कि जो आपसे एक दिन भी सीनियर है वो आपका सीनियर है, आपको उसको इज्जत देनी चाहिए। उसके बाद इसमें है 143, कहता है जो जूनियर या यंगर लॉयर्स हैं उनको चाहिए अपने सीनियर्स की इज्जत करें, और सीनियर को भी चाहिए जूनियर के साथ जो है ना एक शफकत वाला ताल्लुक रखें। उसके बाद है इसमें 144, कहता है जहाँ पे एक से ज़्यादा एडवोकेट किसी क्लाइंट के केस को कंटेस्ट कर रहे हैं, उसका ट्रायल कंडक्ट करवा रहे हैं, तो वहाँ पे जो सीनियर है उसको चाहिए कि वो खुद प्लीड करे। हाँ, अगर वो किसी जूनियर को चाहता है कि ये भी कर सकता है, यानी कि कैलिपर है इसका, तो वो उसको करवा सकता है। अदरवाइज एक सीनियर को ही चाहिए वो केस को जो है ना प्लीड करे। उसके बाद अब इसमें है सेक्शन 145 से 158 तक, कंडक्ट विद रिगार्ड टू क्लाइंट। यानी कि क्लाइंट के हवाले से जो है एक एडवोकेट को किस तरह का रवैया रखना चाहिए। 145 के अंदर वो कहता है कि एक जो वकील है उसको चाहिए कि अपने जो क्लाइंट है उसके खिलाफ किसी किस्म का इंटरेस्ट ना रखे। यानी कि जो क्लाइंट का इंटरेस्ट है उसी के मुताबिक केस को प्लीड करे, ना कि उसके मुखालिफ कोई अपना इंटरेस्ट लेके आ जाए। उसके बाद है 146, कहते हैं एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एडवाइस टू अ क्लाइंट। यह नॉर्मली होता क्या है कि जब एक क्लाइंट आपके पास आता है, आप उससे सारी इन्फॉर्मेशन उसकी केस की ले लेते हो, बाद में अगर वो आपको फी की वजह से या किसी और इशू से आपको अपना एडवोकेट हायर नहीं करना चाह रहा, तो आप उसके खिलाफ उसकी अपोजिट पार्टी की तरफ से पेश ना हो, ना ही उसके यानी कि उसका जो एविडेंस आपने लिया है उसको लीक आउट ना करो। किसी किस्म की जो कम्युनिकेशन थी उसको प्रिविलेज ही रखना चाहिए उसका। उसके बाद है 147, एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट विदाउट। वो कहता है कि अगर मुखालिफ पार्टी, सपोज आपके पास एक क्लाइंट है, तो आपको पता चला कि जो उसके मुखालिफ अपोजिट पार्टी है उसके साथ आपका किसी किस्म का कोई रिलेशन है, कोई रिश्तेदार है या कोई वैसे कोई ताल्लुक है, तो आपको चाहिए कि आप उस रिलेशन को डिस्क्लोज कर दें। आपके क्लाइंट को पता होना चाहिए कि मुखालिफ पार्टी जो है उसके साथ आपका किस किस्म का ताल्लुक है, ताकि उसके केस को नुकसान ना हो। उसके बाद इसमें है 148, एन एडवोकेट शैल नॉट रिप्रेजेंट कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। यानी कि वो उसको चाहिए कि किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक साइड का जो क्लाइंट है उसका भी केस ले लिया, मुखालिफ का भी ले लिया, या वैसे ही जो इंटरेस्ट था उसके क्लाइंट का उसके खिलाफ काम कर रहा हो, इस तरह की सारी चीज़ों से बचना चाहिए। ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आती है। उसके बाद है 149, एन एडवोकेट शैल नॉट हिमसेल्फ। इसके अंदर वो कहता है कि जो बेनामी जायदाद वगैरह होती हैं या ऑक्शन में जो प्रॉपर्टी जाती है, मिसाल के तौर पे एक केस के अंदर जिसमें वो एडवोकेट के तौर पे अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, अगर उसकी प्रॉपर्टी जो है वो ऑक्शन में चली जाती है, ठीक है, यानी कि बोली वगैरह लगती है, अब वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो खुद जाके वहां पे प्रॉपर्टी खरीद ले। इस तरह की सारी चीजों से भी बचना चाहिए। उसके बाद है 150, एन एडवोकेट शैल नॉट कमिंग। इसके अंदर वो कहता है कि एक एडवोकेट जो है उसको चाहिए कि अपनी प्रॉपर्टी और उसके क्लाइंट की प्रॉपर्टी को कमिंगल ना करे, यानी कि उनको मिक्सअप ना करे। उसके बाद है 151,
एन एडवोकेट शैल नॉट एडवाइज द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसके अंदर 151 के अंदर वो कहता है कि एक एडवोकेट जानबूझ के किसी को केस स्टार्ट करने का नहीं कहे कि आप जाके ये फलाम काम कर लो, कोई मसला नहीं है, मैं आपका केस लड़ूंगा, ठीक है, यानी कि किसी भी किस्म का इलीगल, हाँ अगर वाकई में कोई केस बनता है तब उसको एडवाइस कर सकते हो। उसके बाद है 152, एन एडवोकेट इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी शैल नॉट एडवाइस वायलेशन ऑफ लॉ। यानी कि जब आप एज एन एडवोकेट काम कर रहे हो तो आपको चाहिए जो आपका क्लाइंट है उसको कानून की खिलाफ वर्जी के बारे में किसी किस्म की हिदायत ना दें। मिसाल के तौर पे आप जो है वो उसको मशवरा दे रहे हो कि अभी आपने जो है ना समन रिसीव नहीं करने, या आपने कोर्ट में पेश नहीं होना, इस तरह की जो है, या वैसे कोई गैर कानूनी काम कि आप ठीक है भाई आप ये काम कर लो, मैं आपके बिहाफ पे इस चीज़ को संभाल लूंगा, इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। उसके बाद है 153, इट इज़ द राइट ऑफ एन एडवोकेट टू अंडरटेक द डिफेंस ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। यानी कि जो बंदा आपके पास एज अ क्लाइंट आया है, ठीक है, बेशक वो मुलजिम है, बेकसूर है, गवाह है, जो चीज़ भी है, आपको चाहिए कि आप उसके केस को कंटेस्ट करें, उसके बिहाफ पे डिफेंड करें, अपनी ज़ाती राय के ऊपर उस बंदे को सजा जजा की तरफ नहीं लेके जाना, बल्कि जो वाकई में केस है, जो यानी कि अब आप मिसाल के तौर पे अगर एक मुजरिम है आप उसको डिफेंड कर रहे हो तो आपको चाहिए कि आप लीगल वे में वाकई में उसको डिफेंड करें, किसी किस्म की अपनी जाती राय के ऊपर उसको सजा नहीं दिलवानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स 1976। बेसिकली लॉ एक्ट के हवाले से जो सिलेबस रिवाइज किया गया है उसके अंदर पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स 1976 का चैप्टर 12 जो है उसको ऐड किया गया है। उसके साथ ही जो एक्ट है पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट 1973 का, वो भी साथ शामिल है। उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तान बार काउंसिल की सीट्स हैं या फिर जो प्रोविंशियल्स हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी सीट, उनके इलेक्शंस वगैरह, इसके बारे में भी वो आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा ये सिलेबस जो है वो एलएलबी के जो कोर्स कोड है उसके अंदर भी शामिल है। तो चैप्टर 12 जो है वो है बेसिकली कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स ऑफ एडवोकेट। इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले है कंडक्ट विद रिगार्ड टू अदर एडवोकेट, यानी कि एक एडवोकेट का जो कंडक्ट है उसका बिहेवियर है डिफरेंट क्लास के साथ वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले वो बात करता है कंडक्ट विद रिगार्ड टू अदर एडवोकेट, यानी कि दूसरे जो एडवोकेट्स हैं उनके साथ उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। सेक्शन 134 से लेके 144 तक जो एडवोकेट का कंडक्ट है दूसरे एडवोकेट के साथ उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद है सेकंड कंडक्ट विद रिगार्ड टू क्लाइंट, क्लाइंट के हवाले से उसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए। ये सेक्शन 145 से लेके 158 तक इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद है ड्यूटी टू कोर्ट, यानी कि कोर्ट के हवाले से उसका कंडक्ट या उसकी ड्यूटीज़ वगैरह क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 159 से लेके 167 तक। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है इसका, उसके अंदर है कंडक्ट विद रिगार्ड टू पब्लिक जनरली, यानी कि जो आम पब्लिक है, सोसाइटी है, उसके साथ उसका बिहेवियर कंडक्ट कैसा होना चाहिए। ये स्टार्ट हो रहा है 168 से लेके 175 बी तक। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कंडक्ट विद रिगार्ड टू अदर एडवोकेट। सेक्शन 134 के अंदर वो कहते हैं कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट टू अपहोल्ड ऑल टाइम द डिग्निटी, यानी कि वो कहता है कि एक एडवोकेट की ड्यूटी है कि वो दूसरे एडवोकेट की, अपने प्रोफेशन की और ख़ुद की इज्जत और तकरीम को बहाल रखे, यानी कि प्रोफेशनलिज्म के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद है सेक्शन 135, एन एडवोकेट शैल नॉट सोलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो कहता है कि एक एडवोकेट खुद केस लेके उसको आगे सेल कर दे या किसी दूसरे बंदे को हायर कर ले कि इस केस को जो है कंटेस्ट करो, या जो है किसी किस्म की पार्टनरशिप वाला काम कर रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप काम आपस में डिवाइड कर रहे हो, दो लोग मिलके, दो एडवोकेट्स मिलके एक केस को डील कर रहे हैं, या सीनियर जूनियर का जो है आपस का वो है एक रिलेशन है, उसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। अदरवाइज इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जैसे नॉर्मली कोर्ट्स में चलता है कि एक बंदे, एक एडवोकेट है अभी प्रॉपरली काम नहीं कर सकता तो वो आगे किसी दूसरे को सेल कर देता है, या लोअर कोर्ट्स के जो एडवोकेट हैं सीनियर को आगे हाई कोर्ट में केस को सेल कर देना, इस तरह का काम नहीं हो सकता। उसके बाद है 136, कहता है कि एक एडवोकेट जो है ना उसको किसी दूसरे बंदे को
जो है ना वो नहीं करना चाहिए, इम्प्लॉय नहीं करना चाहिए। यानी कि 135 की तरह ही है इसी के अंदर भी, कि किसी दूसरे को इस अपने केस कंटेस्ट करने के लिए एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए, मुलाजमत पे नहीं रखना चाहिए। ना ही किसी किस्म का जो है ना परसेंटेज आपस में डिसाइड करनी चाहिए कि इतने परसेंट मैं ले रहा हूँ, आप आगे केस जो है वो जाके प्लीड करो तो इतने परसेंट जो है आप इसमें ले सकते हैं। इस तरह का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद है 137, कहता है कि जो एडवोकेट है उसको किसी दूसरी पार्टी, जो किसी दूसरे वकील की उसके अपोजिट, या वैसे ही किसी एडवोकेट की जो पार्टी है, जो क्लाइंट है उसका, उसके साथ किसी किस्म की काज ऑफ एक्शन के बारे में बात करना, या मैटर इन कंट्रोवर्सी है जो, उसके बारे में अपने व्यूज वगैरह उसे नहीं देने चाहिए। उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी में उसकी मर्जी के बगैर नहीं दिए जा सकते। उसके बाद है 138, इसके अंदर वो कहता है कि एक एडवोकेट जो है उसे चाहिए कि जो उसका मुखालिफ वकील है उसकी गैर मौजूदगी में जाके किसी किस्म का बयान, कोई एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस ना करे, जिसने एक प्रॉपर जो है कोर्ट में इतला दी थी कि मैं फलां डेट को नहीं आ सकता या आज मैं गैर हाजिर हूँ, तो बाद में जाके उसकी गैर मौजूदगी में किसी किस्म का ट्रायल कंडक्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद है 139, इसमें वो कहता है कि एक अगर क्लाइंट एक पिछले वकील को छोड़ के दूसरे वकील के पास आता है तो सेकंड वाले को चाहिए कि इस चीज़ की तस्दीक कर ले कि उसने पहले वाले वकील की प्रॉपर फीस जो थी वो पे कर दी है या नहीं की। या अगर क्लाइंट एक से ज़्यादा वकील वगैरह रखना चाहता है तो आपस में वो एक दूसरे की जो फ़ी वगैरह है उसकी यकीन दहानी कर लें कि वो प्रॉपरली पे कर चुका है या नहीं। उसके बाद है 140, कहता है कि जो क्लाइंट्स हैं उनका आपस में कंट्रोवर्सी होती है, एडवोकेट्स की नहीं। यानी कि जब दो एडवोकेट आपस में एक केस को कंटेस्ट कर रहे हैं, एक केस को ट्रायल कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि आपस में किसी किस्म का जो है वो ज़ाती इश्यूज क्रिएट ना करें, बल्कि सिर्फ अपने क्लाइंट्स का जो मैटर है उसी को ही प्लीड करें। उसके बाद है इसमें 141, कहता है किसी किस्म की डिवीजन ऑफ फीस की वो बात नहीं होनी चाहिए। यानी कि डिवीजन ऑफ फीस इस बिहाफ पे हो सकती है, 141 के अंदर वो कह रहा है कि यानी कि दो वकील, तीन वकील आपस में मिल के एक ही क्लाइंट को जो है ना उसका केस लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे वो आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि इतना काम मैंने करना है, इतना काम जो है आपने करना है, मिल के जो है ना वो इस केस को लेके चलेंगे, तब वो हो सकता है। अदरवाइज ऐसे नहीं कि एक बंदा आगे से चार पांच वकीलों को असाइन कर दे, ये काम आपने करना है, मैं आपको इतने परसेंट दे दूंगा, आपने ये काम करना है, आप इतनी फीस ले लीजिएगा। इस तरह की डिवीजन ऑफ फीस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है 142, इसके अंदर बेसिकली है कि वो प्रेसिडेंस की बात करता है। यानी कि वो कहता है जिस डेट को कोई एडवोकेट इनरोल हुआ है, उससे लाइसेंस इशू हुआ है, तो उससे एक दिन भी पहले जो बंदा इनरोल हुआ था, जिससे लाइसेंस इशू हुआ था, वो उसका सीनियर है, उसे उसकी इज्जत का, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी प्रेसिडेंस का, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। यानी कि जो आपसे एक दिन भी सीनियर है वो आपका सीनियर है, आपको उसको इज्जत देनी चाहिए। उसके बाद इसमें है 143, कहता है जो जूनियर या यंगर लॉयर्स हैं उनको चाहिए अपने सीनियर्स की इज्जत करें, और सीनियर को भी चाहिए जूनियर के साथ जो है ना एक शफकत वाला ताल्लुक रखें। उसके बाद है इसमें 144, कहता है जहाँ पे एक से ज़्यादा एडवोकेट किसी क्लाइंट के केस को कंटेस्ट कर रहे हैं, उसका ट्रायल कंडक्ट करवा रहे हैं, तो वहाँ पे जो सीनियर है उसको चाहिए कि वो खुद प्लीड करे। हाँ, अगर वो किसी जूनियर को चाहता है कि ये भी कर सकता है, यानी कि कैलिबर है इसका, तो वो उसको करवा सकता है। अदरवाइज एक सीनियर को ही चाहिए वो केस को जो है ना प्लीड करे। उसके बाद अब इसमें है सेक्शन 145 से 158 तक, कंडक्ट विद रिगार्ड टू क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट के हवाले से जो है एक एडवोकेट को किस तरह का रवैया रखना चाहिए। 145 के अंदर वो कहता है कि एक जो वकील है उसको चाहिए कि अपने जो क्लाइंट है उसके खिलाफ किसी किस्म का इंटरेस्ट ना रखे, यानी कि जो क्लाइंट का इंटरेस्ट है उसी के मुताबिक केस को प्लीड करे, ना कि उसके मुखालिफ कोई अपना इंटरेस्ट लेके आ जाए। उसके बाद है 146, कहता है एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एडवर्स टू अ क्लाइंट। यह नॉर्मली होता क्या है कि जब एक क्लाइंट आपके पास आता है, आप उससे सारी इन्फॉर्मेशन उसकी केस की ले लेते हो, बाद में अगर वो आपको फी की वजह से या किसी और इशू से आपको अपना एडवोकेट हायर नहीं करना चाह रहा, तो आप उसके खिलाफ उसकी अपोजिट पार्टी की तरफ से पेश ना हो, ना ही उसके यानी कि उसका जो एविडेंस आपने लिया है उसको लीक आउट ना करो, किसी किस्म की जो कम्युनिकेशन थी उसको प्रिविलेज ही रखना चाहिए उसका। उसके बाद है 147, एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट
प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट विदाउट, वो कहता है कि अगर मुखालिफ पार्टी, सपोज आपके पास एक क्लाइंट है, तो आपको पता चला कि जो उसके मुखालिफ अपोजिट पार्टी है उसके साथ आपका किसी किस्म का कोई रिलेशन है, कोई रिश्तेदार है या कोई वैसे कोई ताल्लुक है, तो आपको चाहिए कि आप उस रिलेशन को डिस्क्लोज कर दें। आपके क्लाइंट को पता होना चाहिए कि मुखालिफ पार्टी जो है उसके साथ आपका किस किस्म का ताल्लुक है, ताकि उसके केस को नुकसान ना हो। उसके बाद इसमें है 148, एन एडवोकेट शेल नॉट रिप्रेजेंट कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, यानी कि वो उसको चाहिए कि किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक साइड का जो क्लाइंट है उसका भी केस ले लिया, मुखालिफ का भी ले लिया, या वैसे ही जो इंटरेस्ट था उसके क्लाइंट का उसके खिलाफ काम कर रहा हो, इस तरह की सारी चीज़ों से बचना चाहिए। ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आती है। उसके बाद है 149, एन एडवोकेट शेल नॉट हिमसेल्फ, इसके अंदर वो कहता है कि जो बेनामी जायदाद वगैरह होती हैं या ऑक्शन में जो प्रॉपर्टी जाती है, मिसाल के तौर पे एक केस के अंदर जिसमें वो एडवोकेट के तौर पे अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, अगर उसकी प्रॉपर्टी जो है वो ऑक्शन में चली जाती है, ठीक है, यानी कि बोली वगैरह लगती है, अब वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो खुद जाके वहां पे प्रॉपर्टी खरीद ले। इस तरह की सारी चीजों से भी बचना चाहिए। उसके बाद है 150, एन एडवोकेट शेल नॉट कमिंग, इसके अंदर वो कहता है कि एक एडवोकेट जो है उसको चाहिए कि अपनी प्रॉपर्टी और उसके क्लाइंट की प्रॉपर्टी को कमिंगल ना करे, यानी कि उनको मिक्सअप ना करे। उसके बाद है 151, एन एडवोकेट शेल नॉट एडवाइज द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन, इसके अंदर 151 के अंदर वो कहता है कि एक एडवोकेट जानबूझ के किसी को केस स्टार्ट करने का नहीं कहे कि आप जाके ये फलाम काम कर लो, कोई मसला नहीं है, मैं आपका केस लड़ूंगा, ठीक है, यानी कि किसी भी किस्म का इलीगल, हाँ अगर वाकई में कोई केस बनता है तब उसको एडवाइस कर सकते हो। उसके बाद है 152, एन एडवोकेट इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी शैल नॉट एडवाइस वायलेशन ऑफ लॉ, यानी कि जब आप एज एन एडवोकेट काम कर रहे हो तो आपको चाहिए जो आपका क्लाइंट है उसको कानून की खिलाफ वर्जी के बारे में किसी किस्म की हिदायत ना दें। मिसाल के तौर पे आप जो है वो उसको मशवरा दे रहे हो कि अभी आपने जो है ना समन रिसीव नहीं करने, या आपने कोर्ट में पेश नहीं होना, इस तरह की जो है, या वैसे कोई गैर कानूनी काम कि आप ठीक है भाई आप ये काम कर लो, मैं आपके बिहाफ पे इस चीज़ को संभाल लूंगा, इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। उसके बाद है 153, इट इज़ द राइट ऑफ एन एडवोकेट टू अंडरटेक द डिफेंस ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, यानी कि जो बंदा आपके पास एज अ क्लाइंट आया है, ठीक है, बेशक वो मुलजिम है, बेकसूर है, गवाह है, जो चीज़ भी है, आपको चाहिए कि आप उसके केस को कंटेस्ट करें, उसके बिहाफ पे डिफेंड करें, अपनी ज़ाती राय के ऊपर उस बंदे को सजा जजा की तरफ नहीं लेके जाना, बल्कि जो वाकई में केस है, जो यानी कि अब आप मिसाल के तौर पे अगर एक मुजरिम है आप उसको डिफेंड कर रहे हो, तो आपको चाहिए कि आप लीगल वे में वाकई में उसको डिफेंड करें, किसी किस्म की अपनी जाती राय के ऊपर उसको सजा नहीं दिलवानी चाहिए।